दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड का। एक इलाका पड़ता है जिस इलाके में रीता नाम की लेडी अपने घर में अकेली रहा करती थी। दरअसल रीता एक विधवा स्त्री हुआ करती थी और जिसका अपने गांव से बाहर घर रहता है। एक दिन रीता अपने घर में सो रही होती है कि उसके गांव में इलचिल मचती है कि कोई चोर आ गया है और उसके पड़ोस से ही चोरी हो गई है। लेकिन रीता का घर अपने गांव से थोड़ा दूरी पर था, इसलिए उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है। और जो चोर होता है, जो लड़का चोरी करने आया होता है, उसका नाम माधव होता है। उसने रीता के गांव से ही कुछ गहने और पैसे चोरी करके वो चुपके से गांव के बाहर रीता के घर छुप जाता है। और रात्रि में वो देखता है कि रीता एक 28-29 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला अपने पलंग पर अकेली लेटी हुई होती है और उसके घर में दूसरा कोई शख्स नहीं होता है, क्योंकि रीता अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है, क्योंकि उसके घर में और कोई नहीं होता है और वो अकेली सो रही होती है। जब वो माधव इसके घर में चोरी करने आता है उस रात्रि को, तो जब वो इसको देखता है और इसकी खूबसूरती को देखता है तो वो इसके ऊपर फिदा हो जाता है। माधव इसकी चारपाई के पास आकर बैठ जाता है और पहले तो वो काफ़ी देर तक अपने मन में सोच विचार करता है, और जिसके बाद वो इस रीता को टच करता है। जैसे ही वो रीता को टच करता है, रीता की आंख खुल जाती है, तो वो माधव तुरंत ही इस रीता की खाट के नीचे सिरक जाता है और चुपके से इसकी खाट के नीचे लेट जाता है। लेकिन रात्रि अधिक थी, इसके घर में अंधेरा था, इसलिए जो रीता होती है वो इसे नहीं देख पाती और वो शांति से फिर से अपने उस चारपाई पर लेट जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ये जो माधव होता है, ये फिर से उसकी खाट के नीचे से निकलता है और उसे जगह बेजगह टच करता है, जिसके बाद उसकी आंख दोबारा से खुल जाती है और उसे अब ऐसा लगने लगा था कि जरूर ही उसके घर में कोई है। तो वो अब सोती नहीं है और तब तक सुबह के करीब 4 बजे के समथिंग का टाइम हो जाता है। तो रीता अपने घर से बाहर निकलती है। तो उसे जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे गांव की कई कई सारी महिलाएं मिलती हैं, जिससे रीता की बातचीत होती है और वो बताती हैं कि भाभी, क्या तुमको पता है कि रीता आज रात्रि में हमारे गांव में चोर आया था, जिसकी आशंका है कि वो अभी तक हमारे गांव से बाहर नहीं निकला है। लेकिन रीता सोचती है कि हाँ, ज़रूर ही उस इस रात्रि में मुझे किसी ने टच किया है, हो सकता है शायद मेरे घर में कोई छुपा हो। लेकिन इस बात का वो खुलासा नहीं करती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो ये लोग पता नहीं क्या सोचने लगेंगे। इसलिए रीता चुपचाप फिर से अपने घर में चली आती है और झाड़ू पोंछा करना शुरू कर देती है। हालांकि अभी भी रात्रि का समय बहुत होता है, क्योंकि अभी तक सुबह ज़रूर हो गया था, लेकिन जो अंधेरा था वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तब तक जो रीता होती है वो झाड़ू पोछा करते हुए अपने सारे मकान से अपने रूम में पहुंच जाती है और अपनी खाट के नीचे वो जैसे ही कूचे से झाड़ना शुरू करती है, तो जैसे ही उसका कूचा इस माधव के शरीर में टच होता है तो वो जान जाती है कि यहाँ कोई लेटा हुआ है और यही शख्स रात्रि में उसे टच कर रहा होता है। जब वो उसे बार बार कूंचा से जगाने की कोशिश करती है तो माधव हड़बड़ा के एकदम जागता है और खाट से बाहर निकल आता है और हाथ जोड़कर उस रीता के सामने खड़ा हो जाता है। वो बताता है कि आप कौन हैं, मैं यहाँ कैसे सो गया। वो कहती है कि पता नहीं तुम कैसे सो गए और तुम यहाँ करने क्या आए थे और तुम यहाँ मेरी खाट के नीचे कैसे हो। वो बताता है कि मैं आज रात्रि में चोरी करने आया हुआ था, जिस वजह से मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं आपके खाट के नीचे ही सो गया। रीता कहती है कि क्या तुम पैसे से चोरी बहुत दिनों से कर रहे हो क्या। लेकिन वो कहता है माधव कि नहीं, मैं चोरी बहुत दिनों से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जुआ खेला था, जिस जुए में मैं बहुत सारे पैसे हार गया और जो तगादे वादे लोग होते हैं वो मेरे घर पर आ रहे होते, इसलिए मैंने ये चोरी का रास्ता अपनाया है। जैसे ही ये जो माधव होता है इतनी बात बताता है, तो जो रीता होती है वो कहती है कि तो तुमने मेरे गांव से जो आज चोरी की है उसमें क्या क्या किया है और क्या चोरी में तुम लेकर आए हो। वो लोग तो चिल्ला रहे हैं कि तुम
3 से 4 लाख रुपए की चोरी कर रहे हो और तुम बोल रहे हो कि मैंने तो कुछ नहीं चुराया। तब वो माधव दिखाता है कि उसके पास में करीब 15 से 20 हज़ार रुपये कैश होते हैं और कुछ सामान लिया होता है चोरी का जो करीब 10 से 15 हज़ार का होता हो। ऐसे करके उसके पास करीब 30 से 40 हज़ार का टोटल सामान होता है और वो दिखाता है रीता को कि मैंने ये सारे सामान चोरी किए हुए हैं और आपके गांव के लोग वाग कह रहे हैं कि इसने तो 3-4 लाख का सामान चुराया है। फिर रीता कहती है कि अगर तुमने ये सामान चुराया है तो अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मेरे गांव के लोग यहाँ आकर तुम्हें मार देंगे। वो उस रीता के माधव हाथ पार जोड़ना लगता है, जिससे कि अब रीता को भी इस पर दया आना शुरू हो जाती है। रीता को जैसे इस पर दया आती है, हालांकि पहली बार में तो रीता इसको अपने घर से भगाने की कोशिश करती है और ये भागता भी है तो ये देखता है कि इसके गांव के लोग बाग रीता के घर की तरफ चले आ रहे हैं और डर से ये फिर से ये रीता के घर में घुस जाता है और रीता के पैर पकड़ लेता है। तो अब रीता के जैसे ही ये पैर पकड़ता है तो वो इसको अपने घर में अनुशासन दे देती है और अपने घर में रख लेती है। जैसे ही सुबह होता है तो गांव के लोग बाग फिर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि आज हमारे गांव में एक चोर आया था जो अभी तक शायद है कि निकला हो, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि चोर अभी तक उनके गांव से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि उनके गांव का जो रास्ता होता है वो एक ही था। इसलिए उन लोगों को ये महसूस हो रहा होता है कि हो सकता है कि चोर आज हमारे गांव में। रीता इस बात का कोई खुलासा नहीं करती और रीता चुपके से अपने गांव वालों की बातें सुनती है और फिर से अपने घर में आकर उसे समझाती है कि तुम मेरी क्यों बेइज्जती करा रहे हो, तुम मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। वैसे भी मैं एक विधवा स्त्री हूँ, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। जिस पर वो फिर से इस रीता से रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि मुझे आप बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। रीता को ये बात समझ में आ जाती है तो रीता के पास घर में ही और एक रूम होता है जिसमें रीता इसको अंदर कर देती है और बाहर से ताला लगा देती है। ताला लगाती है तो सुबह कुछ इसके गांव की ही औरतें इसके घर पर बैठने आती हैं और बातचीत करती हैं कि रीता, तुमको पता है कि आज हमारे गांव में मिश्रा जी के यहाँ से 3 से 4 लाख रुपए चोरी हो गए और कोई चोर आया था, वो चोरी करके ले गया है। तुम सतर्क रहना, क्योंकि तुम अपने घर में अकेली हो और तुम्हारे पास भी कोई नहीं रह रहा है, इसलिए तुम बहुत सतर्क रहना। और जैसे ही ये औरतें उसके कमरे में ताला लगा देखती हैं तो कहती हैं कि तुमने आज अपने घर में ताला क्यों लगा रखा है। जिस पर रीता को कुछ देर सोचने में लग जाती है कि मैं अब इन औरतों को क्या बताऊं, लेकिन फिर वो तुरंत ही बताती है कि आप तो समझ ही रही हैं कि चोरी का वैसे ही हमारे गांव में ये इतना वो मचा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने भी अपने कमरों को बंद कर दिया है। हालांकि मेरे पास है तो कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं चोर आए क्या करे क्या नहीं, कोई पता नहीं। इतनी बातचीत करके इनके गांव की जो औरतें होती है वो चली जाती हैं और सुबह रीता अपने घर में चाय बनाती है और वो सोचती है कि वो एक व्यक्ति ऐसा है, वो कहाँ भूखा बना रहेगा, इसलिए क्योंकि उसने रात्रि में रीता को टच किया होता है तो रीता का भी मन अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आ जाता है। इसलिए रीता चाय बनाती है और खुद पीती है और एक कप उसके कमरे में उसे दे आती है और नाश्ता दे आती है जैसे वो कर रहा होता है। इसके बाद दोपहर का समय आता है तो रीता खाना बनाती है और खाना खुद खाती है और उसको भी दे देती है कि तुम खाना खा लो। माधव दोपहर का खाना भी रीता के घर में करता है और तब तक शाम हो जाती है। जैसे ही शाम का टाइम होता है तो शाम के भी ये दोनों करीब रात्रि के 9 से 10 बजे का टाइम होता है तो रीता उसके रूम में जाती है और उसे खाना खिलाती है और उसके जो खाना खिलाती है उसके बाद ये कहती है कि अब रात्रि का समय हो चुका है, तुम मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। हालांकि जो रीता होती है इसका भी मन अब उस माधव के ऊपर आ चुका होता है और इस माधव का भी जो दिल होता है वो रीता के लिए धड़कना शुरू हो जाता है, क्योंकि रीता भी एक देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और माधव भी कोई कम स्मार्ट नहीं होता। इसलिए इन दोनों में भावनाओं को ये दोनों समझ रहे होते हैं तो रीता कहती है कि तुमने रात्रि में मुझे टच क्यों किया और तुम मुझसे करना क्या चाहते थे अगर मैं जागती नहीं तो वो सारी सच्चाई बता देता है कि आप दिखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो मेरा मन आपके ऊपर बहक गया था इसलिए मैंने आपको टच कर दिया। इसके बाद इन दोनों में बातचीत होती है और प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो जो माधव होता है उस रात भी
उसी के घर में रुकता है और ये उस रात एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। और ये संबंध बनाने के बाद रात्रि के करीब 2 से 3 बजे के टाइम जो माधव होता है ये उस रीता के घर से निकलता और कहता है कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा आकर। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए आप एक विधवा स्त्री हैं और आप इस घर में, इस गांव में अकेली रह रही हैं, इसलिए मैं आपका सहारा बनूँगा आकर। इतनी बात कहकर वो ये सारा सामान लेकर इस रीता के घर से निकल जाता है। और जैसे ही सुबह होता है तो गांव में फिर से पता लगता है कि जो मिश्रा जी के यहाँ से चोरी हुई थी उसमें से चोर कुछ सामान वापस दे गया है। तो ये रीता भी उसके घर में जाती है और वो चेक करती है जाके कि आखिर क्या क्या सामान था। तो माधव ने इस रीता को जो जो सामान दिखाया था वो सारा सामान वो उसके घर में फेंक गया था जिसके घर से उसने चोरी की होती है। इस यहाँ पर वो मिश्रा जी फिर भी कह रहे होते हैं कि इतने सामान से क्या होगा, मेरा तो कईयों लाखों का सामान गया है। लेकिन ये सारी सच्चाई रीता को पता होती है। वो देखकर वापस फिर से अपने घर चली जाती है और अब रीता अपने घर पर जैसे रह रही होती है फिर से वैसे ही रहना शुरू कर देती है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो प्यार की आग है वो जल चुकी होती है। इधर रीता भी उसे काफ़ी याद करती है और वो माधव भी उसे बहुत याद करता है। इधर माधव वापस अपने घर आकर और नौकरी पर चला जाता है और करीब इधर जो रीता होती है वो इसकी याद करती है। और माधव करीब 6 से 7 महीने के बाद जब नौकरी से वापस आता है तो अपने घर जाता है, जिसके बाद वो सबसे पहले इस रीता के घर आता है। और रीता जैसे ही उसे आता देखती है तो उसके मन में बहुत सारे विचार उठते हैं। वो सोचती है कि आखिर ये जो कह गया था क्या ये सच में मेरे साथ शादी करेगा। जब ये बात सोच रही होती है तब तक जो माधव होता है इसके गेट पर आ जाता है और उसे टच करता है, कहता है कि मैं आ गया, अब तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो। हालांकि जो रीता होती है वो भी इससे शादी करने के लिए मान जाती है और ये दोनों बहुत धूमधाम से मंदिर में जाकर शादी करते और रीता को लेकर ये अपने घर जाता है और अपने माता पिता से मिलाता है और इनकी ज़िंदगी अब बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची घटना है बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।